इंडिया की वर्चुअल बैठक 2 घंटे में खत्म। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इनकार, कहा कांग्रेस ही नहीं बने कोई संयोजक, मुझे नहीं है कोई रुचि। लोकसभा चुनाव 2024 से चंपारण से पहली चुनावी रैली का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। झारखंड में होगी अगली जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1150 महिलाओं को दिया मुफ्त सिलाई मशीन, बोले आत्मनिर्भर बनाना सबसे जरूरी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को चौथा सम्मन। ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, आप बोलेंगे गिरफ्तारी की साजिश। निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दल का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस। 18 ट्रेनें लेट। अब बिहार में स्कूल बंद। पंजाब हरियाणा में शीतलहर का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। जम्मू से अहम खबर। जम्मू कश्मीर बारामूला में सेना के गुरप्रीत सिंह शहीद हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ जवान पंजाब के गुरदासपुर निवासी थे गुरप्रीत। खबर से मां बिलक पड़ी। देश का एक और जवान शहीद। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। लखविंदर कौर, जो मां है गुरप्रीत सिंह की, वो फिलहाल बिलक पड़ी। ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ ये जवान। बढ़ते आगे, भोपाल से अहम खबर आपको बता दें। जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। एमपी में 2 दिन चलेगी ये कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट की जज भी इसमें शामिल होंगे और एमपी के चीफ जस्टिस रहेंगे मौजूद। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर, एमपी के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहेंगे। भोपाल से अहम खबर, जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जारी है और इसमें ये करीब 2 दिनों तक चलेगी एमपी में कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें शामिल हैं। साथ ही एमपी के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहेंगे, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहेंगे। तो 2 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और जज की मौजूदगी भी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें शामिल रहेंगे। बढ़ते आगे, डिंडोरी में चुनाव के दौरान जब्त की गई अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कलेक्टर विकास मिश्रा और आबकारी विभाग के अफसरों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। शराब की बोतलों को बुलडोजर से रौंदा गया। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान करीब 7 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। बढ़ते अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सभी मंत्री और विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने
रामलला के कार्यक्रम के साथ ही बीजेपी पूरे देश में मंदिरों की सफाई का अभियान चलाएगी और जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सभी लोग शामिल होंगे। सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा है कि विधानसभा में मोदी की गारंटी चली है और लोकसभा में मोदी की गारंटी दौड़ेगी। इस बार बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। सबको स्वीकार प्रदेश कार्यालय में हुई थे, जिसमें हमारे सभी विधायक, सांसद, जिले के अध्यक्ष और हमारे जो कमेटी बनाई गए हैं उनके सदस्य थे कि अयोध्या में जाना और भगवान रामलला का दर्शन करना। उसके लिए एक स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला रहे मंदिरों का, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो और संगठन के लोग हो, अलग अलग मंदिर में जाएंगे, स्वच्छता अभियान करेंगे। 14 से लेकर के 22 तारीख के बीच में अलग अलग मंदिरों में स्वच्छता अभियान करेंगे। इसके बाद में 22 तारीख को प्रोजेक्टर लगा करके, LED टीवी लगा करके किसी न किसी मंदिर में हमारे नेता पूजा पाठ करेंगे और 12:30 बजे से 2:30 बजे तक के समय रखी गई है। रात को लाइटिंग की व्यवस्था होगी, हर घर में दीप जलेगा, सामूहिक दीप भी जलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी योजना भी पार्टी के द्वारा चल रही है। बढ़ते आगे, भिलाई शहर के बैप्टिस्ट चर्च द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 6 दिवसीय क्रिश्चियन फेलोशिप कप 2024 का आयोजन हुडको दशहरा ग्राउंड में किया गया और इस टूर्नामेंट में प्रदेश के करीब 16 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट मैच के दौरान जीतने वाले को कप के साथ 30,000 रुपए का पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। इसी के साथ क्रिकेट महासंग्राम का जो समापन है वो 14 जनवरी को फाइनल मैच के साथ किया जाएगा। बहुत ही सुंदर शॉट। बताएंगे क्या जहाँ पे क्रिकेट महासंग्राम का आयोजन किया गया, क्या कुछ उद्देश्य है? इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यही है कि हम एक राज्य स्तर पे जो हमारे जितने भी मसीही भाई लोग हैं, जितने यंगस्टर्स हैं जो खेल के प्रति उनका रुझान ज़्यादा है, हम उनके साथ जुड़ने पाएँ, ऐसे यंग टैलेंट को फाइंड करने पाएँ। और आगे हम चाह रहे हैं कि ये हमारा पहला सीज़न है, आगे का संस्करण हम एक बड़े पैमाने में करना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वैसे ही और भाइयों के साथ जुड़कर हम मसीही भाईचारा बढ़ाएं। और मसीही भाईचारे की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि हम शांति का मैसेज ही, संदेश सबको देते हैं, तो हमारी उद्देश्य यही है। चार रनों के लिए 22 रन का इशारा एम्पायर और ये और विजय दौरा एम्पायर। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और नीतीश कुमार ने संयोजक के पद को ठुकराया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है, कहा है कि हमें किसी भी पद की लालसा नहीं है। यानी कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इस बैठक के दौरान वर्चुअल ये बैठक हुई और इसमें ममता बनर्जी से बात के बाद का ऐलान, और क्योंकि इस बैठक में जो ममता बनर्जी हैं वो शामिल नहीं हुई, हालांकि उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हुए, सपा प्रमुख भी शामिल नहीं हुए और इनकी गैर मौजूदगी को लेकर भी जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है। और एक बार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि हमें किसी भी पद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो बात विवाद है, या ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी तक ये तस्वीर साफ भी हो सकती है, क्योंकि लगातार ये 5वीं बैठक है। वर्चुअल बैठक खत्म हो चुकी है इंडिया गठबंधन की। खड़गे के नाम पर भी चर्चा की गई इस बैठक के दौरान और नीतीश कुमार जो कि वर्चुअल जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि संयोजक का जो प्रस्ताव है, ऐसा लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा था और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमें किसी भी पद को लेकर कोई लालसा नहीं है।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिहार से जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से ये राजनीति में इंडिया गठबंधन को लेकर अगर जिक्र किया जाए, नीतीश कुमार का ये कह देना कि हमें किसी भी पद को लेकर कोई लालसा नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, किस ओर इशारा करती हुई ये बात नजर आ रही है? देखिए, नीतीश कुमार ये पहली बार नहीं कह रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं। गठबंधन के लिए जब विपक्षी दलों से वो मिल रहे थे, उसी समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम पीएम पद की रेस में शामिल नहीं। दूसरी बात, वो बार बार वेग में वो संयोजक के लिए नहीं कह रहे थे, न पीएम पद के लिए कहते, वो एक गोल मटोल बात कहते रहे कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि बीजेपी को हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक उम्मीदवार विपक्ष का हो बीजेपी के खिलाफ। इस कोशिश में वो लगे हुए थे। लेकिन ऐसे पद मांगे नहीं जा सकते हैं। न मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पद की मांग की थी, न नीतीश कुमार ने संयोजक पद की मांग की थी। ये माना जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि जो आदमी जिस लायक है, जो काम कर रहा है, तो नीतीश कुमार वह काम कर रहे थे जो एक संयोजक का होता है। सबसे मिलना, सबको जुटाना, एक जगह बैठाना, ये काम नीतीश ने तो शुरू में ही किया। तो संयोजक पद उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं था। लेकिन जिस तरह से चीजें बाहर आती रही, लोग सुनते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ये पद जो है वो कोई बड़ा पद नहीं था, तो जाहिर सी बात है इशारा इसी ओर है कि जो बड़ा पद है या पीएम पद के दावेदार के रूप में वो अपने आप को पीएम मटेरियल मानते हैं। टीएमसी प्रमुख का भी नाम इसी रेस में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस लिहाज से भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है और ये कह देना कि ये संयोजक या किसी भी पद को लेकर कोई लालसा, कोई दिलचस्पी जो है वो नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो खेल है वो अब शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार को समझना बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। और सब लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो अब खेल ये है, दो तीन चीजें जो सीक्वेंस बनती हैं, जिनको सीक्वेंस में देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा थी 14 जनवरी को, जो टल गई। और टलने के पीछे अगर आप कारण मानेंगे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में वो व्यस्त हैं, ये एक कारण तो था। लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा का कार्यक्रम या प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आज नहीं तय हुई है, काफी पहले तय हुई और पीएम जाते बिना बिहार नहीं आए। दरअसल प्रधानमंत्री बिहार में आके करते क्या? और नीतीश कुमार, मुझे जो सूचना है कि नीतीश कुमार की बातचीत फिर एनडीए में वापस होने की चल रही, वह फाइनल स्टेज में है। और जिस दिन ये शेप लिया तो न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब क्या क्या होगा वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे ये जो बातें हैं ये आने वाले भविष्य जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में वापसी का आपने जिक्र कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, अगर अभी इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, 11 दिन का अनुष्ठान है, और जैसा कि आपने कहा तो बिहार में आकर वो करते क्या, तो इसके क्या कुछ मायने, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे साथ संजय कुमार पटेल भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय कुमार, बिहार की राजनीति में काफी कुछ बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन का अगर जिक्र करें, यहाँ पर बैठक जो है खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन कुछ अलग ही मायने और निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार का ये कह देना कि हमें किसी पद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, संयोजक का कार्य तो पहले से कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी मैडम, और संयोजक का पद अभी देने का जो बात है वो तो एक लॉलीपॉप समझिए। पहले तो संयोजक का कार्य कर चुके थे जी, और अगर देना है तो हम कार्यकर्ता के नाते मांगते हैं कि उनको प्रधानमंत्री का घोषणा करना चाहिए और कांग्रेस और सभी दल को इसमें सहमति भी देना चाहिए, क्योंकि संयोजक का कार्य तो पहले से कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। जहां तक बात रहा यहाँ एनडीए गठबंधन में जाने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का पार्टी का एक कार्यक्रम 24
जनवरी को होने जा रहा है कर्पूरी चर्चा के रूप में। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का उसमें 100वां वर्षगांठ भी मना रहे हैं हम लोग। और कहीं से कोई एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है। जैसे सर बोल रहे थे अभी कि एनडीए में जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं जी। चलिए ओम प्रकाश जी, हालांकि ये चीज तो ये स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं संजय कुमार जी कि एनडीए में वापसी के कोई संकेत फिलहाल नहीं है, लेकिन पीएम पद के दावेदार के रूप में पहले भी वो खुद भी इस बात को मानते हैं, अगर नीतीश कुमार का जिक्र करें तो वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं। और साथ ही इस बात का जिक्र अभी संजय कुमार ने भी किया। नहीं, मैं करेक्शन करता हूँ। नीतीश जी ने डे 1 से ये कहना शुरू किया कि हम पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं जी। वो जब अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, बिहार की यात्रा पर, लेकिन इन बातों को लेकर चर्चाएं जरूर थी। लेकिन ये आरजेडी की ओर से, ये जेडीयू की ओर से ये मांग होती रही। बल्कि आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह सामान्य नेता नहीं है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लालू यादव के सबसे करीबी और शुरुआती दिनों के साथी हैं। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लालू जी ने नीतीश जी को आशीर्वाद दे दिया है और लालू जी जिसे आशीर्वाद देते हैं वो पीएम बन जाता है। उन्होंने नाम भी गिनाया कि इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा जैसे लोग अगर पीएम बने तो उसके पीछे लालू जी का हाथ था। इसलिए लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया है, नीतीश जी पीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे। बिल्कुल। तो अब इसमें गुंजाइश नहीं है। ये दूसरे लोग कहते रहे, नीतीश जी बार बार इस चीज से इनकार करते रहे, हम पीएम पद की रेस में हैं। आज जो उन्होंने कहा कि मुझे कोई लालसा नहीं है, पद की कोई लालसा नहीं है, यह बात भी वो बीच में कई बार कह चुके हैं जी। तो इसमें सच में नहीं था। सच ये है या इसमें जो लफड़ा जहां हुआ कि नीतीश जी को अगर संयोजक बनाना ही था तो पहली मीटिंग में नहीं हो पाया तो दूसरी तीसरी मीटिंग में ये बात आ जानी चाहिए थी। बल्कि मुंबई की बैठक में जब ये बात आई तो ममता बनर्जी ने बात मोड़ दिया और मोड़ के कहा कि बिल्कुल उम्मीदवार होंगे वही सर। आज ले दे के वही चीजें तय हुई कि खड़गे ही अध्यक्ष होंगे जी, और नीतीश जी ने मना कर दिया। तो नीतीश जी की फजीहत होते होते इतनी हो चुकी थी कि अब अगर वो जाते तो उससे बड़ा फजीहत शायद उनके लिए नहीं होता। जी बिल्कुल। संजय कुमार जी, सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा, जो छोटे घटक दल हैं अगर कहा जाए वो अब दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। और क्या लगता है, जैसे कि अब 24 जनवरी को आपने कहा बैठक होगी या उससे पहले 20 जनवरी तक, क्या इस पर कोई सहमति बनेगी इंडिया गठबंधन की अगर यहाँ पर बात की जाए? क्योंकि इसी को लेकर जो है वो मतभेद की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और शायद जिस तरीके से चाहे टीएमसी प्रमुख का जिक्र करें और सपा प्रमुख का, तो इनकी इस बैठक में शामिल ना होना किस ओर इशारा कर रहा है? नहीं, बिहार के बारे में बता सकते हैं मैडम। बिहार में 40 सीट है, 17 पर अगला बार एनडीए के साथ हमारा पार्टी लड़ा था, उसमें 17 में 16 सीट हम लोग जीते थे। तो 17 के सवाल से कम तो नहीं है, 17 सीट यहाँ 17 बाकी शेष जो बच गया वो वाम दल और कांग्रेस को मिलेगा यहाँ। चलिए, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन की जो बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर और आज संयोजक को लेकर, ये वर्चुअल बैठक जो है वो 2 घंटे तक चली और अब खत्म हो चुकी है। और नीतीश कुमार का ये कह देना कि हमें किसी भी पद को लेकर कोई लालसा नहीं है और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे बिहार की राजनीति में, ये फिलहाल बेहद दिलचस्प होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज। वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मौसम की करवट बदलते ही भीषण सर्दी का प्रकोप शुरू हो गया है और सर्दी के प्रकोप से सर्वाधिक खुले में रहने वाले या काम करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों के लिए हल्का से कांग्रेस और विधायक धर्म सिंह छक्कर ने पुराना बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे रेहड़ी लगाने वालों को सम्मान स्वरूप गर्म शॉल और आने वाले गर्मी व बरसात के मौसम से बचाव को लेकर छतरी वितरित की। इसके लिए सुबह फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और रेहड़ी वालों को विधायक ने सम्मानित किया।
आज देखिए जो हमारे समालका में रेडी वाले लोग हैं, गरीब तबका है, अपना टमाटर सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। और पिछले 15 दिन पहले 20 दिन पहले ये पूरे प्रशासन ने इनको बड़ा इनके साथ और अत्याचार किए। इनको वहाँ से भगाया गया। इनकी आलू टमाटर सब्जियां कमेटी वाले लेके चले गए। जब मैं विधानसभा सत्र चल रहा था, मेरे पास मैसेज आया तो मैंने इनकी आवाज़ उठाई। सरकार कहती है गरीबों को बचाने का काम कर रही है, सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। क्योंकि जो गरीब रेडी वाला है उसको आज वहाँ से यहाँ निकाल दिया, यहाँ से यहाँ निकाल दिया, खाना बदोशना का काम कर दिया बेचारे। तो जो सरकार ने अपमान करने का काम किया, मुझे महसूस हुआ। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, समालका का विधायक हूँ, विपक्ष का हूँ, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन समालका का विधायक होने के नाते जनपद में जिम्मेवारी बनती है नैतिकता के आधार पर इनकी बात। रुक करते हैं अगली खबर का। हर साल लोहड़ी के त्यौहार के दौरान बच्चे और बड़े पतंग उड़ाते हैं और पिछले कुछ सालों से पतंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर के कारण हजारों लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके मद्देनजर गुरदासपुर, बटाला डेरा बाबा नाना का फतेहगढ़ चोड़िया प्रशासन सख्ती बरत रहा है। डीसी गुरदासपुर ने चाइना डोर से पतंग उड़ाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं और विभिन्न विभागों और पुलिस प्रशासन ने भी आदेश जारी किए हैं। गाजियाबाद से आपको खबर बता दें, राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट में लगी आग। हाई राइज रिवर हाइट सोसाइटी के फ्लैट में यह आग लगी है और आग ने फ्लैट को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। अचानक लगी इस आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल, लोग और फायर की गाड़ियां आग बुझाने में जुटे। आग से फ्लैट में रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। हालांकि वजह सामने नहीं आ रही है कि क्या वजह रही आग लगने की। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, आग बुझाने की कवायद तेज। अचानक लगी इस आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। अहम खबर, लोग और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। कड़ी मशक्कत लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। अयोध्या में बनेगा ओडीओपी स्टोर और ओडीओपी की होगी जनपदवार रैंकिंग। तो करीब 28 जिलों में खुलेंगे फैसिलिटी सेंटर और 10 फैसिलिटी सेंटर का हो चुका है लोकार्पण। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने समीक्षा की। एमएसएमई विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। ओडीओपी लाभार्थी आधार फैमिली आईडी से जुड़ सकेंगे। तो 10 फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण अब तक हो चुका है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने समीक्षा की। एमएसएमई विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। तो आधार कार्ड के जरिए जुड़ा जा सकेगा। और जनपदवार रैंकिंग होगी। तो 28 जिलों में अब खुलेंगे ये फैसिलिटी सेंटर। हालांकि 10 फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण भी हो चुका है और 10 फैसिलिटी सेंटर के अलावा अब इससे जनपदवार जो रैंकिंग है वो होगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने समीक्षा की है।
बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के विमान कंपनियों में होड़ मची है और अयोध्या में 1 फरवरी से एक और विमान कंपनी उड़ान भरेगी। आकाशा एयरवेज की फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो इससे पहले आपको बता दें कि अब कारीगरों की संख्या बढ़ा दी गई है। मिठाई बनाने को लेकर लड्डू का ऑर्डर पूरा करना अब मुश्किल हो गया है। 50 करोड़ से ज्यादा का अब लड्डू का कारोबार होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये मिष्ठान भंडारों में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ से ये अहम खबर। और इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब एक और विमान अवेलेबल होगा। तो आकाशा एयरवेज की भी फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। एयर इंडिया एक्सप्रेस व इंडिगो की ही रेगुलर फ्लाइट होंगी। और अयोध्या में 1 फरवरी से एक और विमान कंपनी अब उड़ान भरेगी। आकाशा एयरवेज की भी फ्लाइट अब उड़ान भरेगी। तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के विमान कंपनियों में अब होड़। बढ़ते आगे इस बीच और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर निर्माण में कार सेवा करने वाले सम्मानित किए जाएंगे और राष्ट्रीय चेतना मिशन ने कार सेवकों को सम्मानित किया। तो 350 राम भक्त कार सेवक सम्मानित हो चुके हैं अब तक। 1992 में कार सेवा करने वाले हैं ये 350 भक्त जिन्हें सम्मानित किया गया। गुलावटी में 50 कार सेवकों पर पुष्प वर्षा की गई। राम मंदिर मॉडल चित्र भी भेंट किया गया और जिले से 1992 में अयोध्या गए थे करीब 1000 कार सेवक। तो अयोध्या का मॉडल चित्र भी भेंट किया गया, साथ ही सम्मानित किया गया। बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, कार सेवकों को सम्मानित किया गया है। सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में हमारी संस्था ने पूरे बुलंदशहर जिले में। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर, 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और लखनऊ से अयोध्या सुबह 6 बजे रवाना होंगे अतिथि। 21 जनवरी को लखनऊ पहुंच जाएंगे ज्यादातर अतिथि और कई होटल तय शुल्क से अधिक अतिथियों से नहीं लेगा, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जाएंगे। और डीएम ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर ये निर्देश जारी किए हैं। 5-5 होटलों के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी और ये नोडल अधिकारी रोजाना बुकिंग की जानकारी देंगे। सुबह 9 से रात 11 बजे तक बुकिंग की जानकारी साझा करेंगे। तो करीब 9 से रात 11 बजे तक बुकिंग की जानकारी देंगे, यानी कि जो 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए लखनऊ से अयोध्या 6 बजे रवाना होंगे अतिथि। और होटल्स की बुकिंग को लेकर जो ज़्यादातर अतिथि हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्ज न लिया जाए। साथ ही जो जानकारी है इसके लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस निकालेगी न्याय की मशाल। कल राजधानी में कांग्रेस निकालेगी न्याय की मशाल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कल ये न्याय की मशाल निकाली जाएगी और यूपी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से निकलेगी
तो यूपी कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी ये न्याय की मशाल यात्रा। लखनऊ से अहम खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यूपी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से निकाली जाएगी। लखनऊ से अहम खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए। योगी सरकार गन्ना किसानों को देगी खुशखबरी। किसानों की मांग पर गन्ने के नए मूल्यों की घोषणा की तैयारी की जा रही है और कैबिनेट आबाई सर्कुलेशन से प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। यानी कि लोकसभा चुनाव से ये पहले खुशखबरी देने की तैयारी। बढ़ते आगे ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी खबर और इसी बीच जालौन से खबर सामने आ रही है। कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आई 2 छात्राएं कोचिंग जा रही थी। हाई स्कूल की 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गई। रेलवे लाइन को पार करते समय ट्रेन न देखने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत, दूसरी छात्रा घायल हुई है। घायल छात्रा को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर रेलवे लाइन का ये मामला बताया जा रहा है। तो घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त यह हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत और दूसरी छात्रा घायल। ये हादसा ग्राम एर की बच्ची थी, राजकुमार चौधरी की, ट्यूशन जाती थी। तो लौट के जैसे ही आई है, इसमें कोहरा घना था तो गाड़ी दोनों तरफ से आ गई है, तो ये घबरा गई है। घबरा के ये नीचे न जाके वहीं कितने बच्चे थे? 16, 17 मैं 18 साल की थी। हाँ, मतलब दोनों बच्चियाँ थी। बढ़ते आगे हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। अवैध खनन परिवहन पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर यह संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है और चेकिंग के दौरान करीब 15 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया और करीब 6.5 लाख रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया। तो खनिज विभाग वशिष्ठ यादव, ARTO अमिताभ राय, सेल टैक्स विभाग और SDM ने यह चेकिंग अभियान चलाया। अवैध मोरंग परिवहन कारोबारियों में चेकिंग से हड़कंप। तो सरेला तहसील और सदर तहसील, राड तहसील में ये चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चालान भी काटे गए। जिलाधिकारी के आदेश पर यह संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। बढ़ते आगे मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। परिवार की रंजिश में चली गोलियां, 3 लोगों को गोली लगने से कोहराम। चचेरे भाई ने परिवार की रंजिश में गोली मारी और घायलों को नजदीक के अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मवाना थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आया। चचेरे भाई ने ही गोलियां चला दी। घायलों को नजदीक के अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है।
मवाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। किशनपुर गांव की ये घटना सामने आ रही है। मेरठ से खबर। कानपुर से अयोध्या दौड़ते हुए जाएंगे अनुराग तिवारी। ये अहम खबर है, कानपुर से आपको बता रहे हैं। चकेरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं अनुराग तिवारी और अयोध्या के लिए रवाना हुए। करीब 9 दिन में दौड़ते हुए पूरी करेंगे ये यात्रा। पार्षद भवानी शंकर राय ने माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया। अनुराग के साथ उसके 2 दोस्त भी जा रहे हैं और अयोध्या पुलिस के खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी नहीं है। सुरक्षा के नाम पर खाली हाथ जा रहे हैं। चकेरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अनुराग तिवारी फिलहाल दौड़ते हुए जो कानपुर से अयोध्या की जो यात्रा है इसे पूरा करेंगे। करीब 9 दिन में पूरा करना बताया जा रहा है। मैं कानपुर से अयोध्या तक दौड़ते हुए जा रहा हूँ और ये रूट है कानपुर उन्नाव होते हुए जाएगा लखनऊ अयोध्या तक। जी। अच्छा, किस तरह से मन में बात आई कि आपको यहाँ से वहाँ? जब राम मंदिर बन रहा था तो एक मन में विचार उठाता ना, एक जोश की हाँ हम भी दौड़ते हुए जाएंगे। हाँ, दौड़ते हुए ही क्यों मन में ख्याल आया? क्योंकि रनिंग करते हैं तो उस चीज़ की तैयारी भी है प्रॉपर। फिर इस चीज़ से बहुत लोगों को ना उत्साह मिलेगा, फिटनेस के लिए लोग जागरूक होंगे और फिर भगवान राम से कुछ इतना लगाव है कि दौड़ के ही जाएंगे। सोचा था तो वही करेंगे अब। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। यूपी डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर करीब 3:45 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो अब से कुछ ही देर में शुरुआत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई अहम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी पुलिस महानिदेशक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से कुछ ही देर में और इसमें कई मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। तो सिग्नेचर बिल्डिंग मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कई अहम मुद्दों को लेकर। बढ़ते आगे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु श्री राम लला के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है जो भक्तों को प्रफुल्लित कर देगी। प्रभु राम लला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है और गर्भगृह के मुख्य द्वार के तौर पर जिसे देर रात टेस्टिंग कर फाइनल कर स्थापित किया गया और इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि श्री राम मंदिर गर्भगृह में पहला सोने का दरवाजा लगते ही भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल स्वर्ण जड़ित दरवाजे से स्वर्ग की ओर जगमगाता है जो अद्भुत और अलौकिक छटा बिखेर रहा है क्योंकि सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। और इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से दरवाजे की फोटो जारी की गई थी। के न्यूज पर दरवाजे की ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आ रही है। और सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में पहुंचे हुए हैं। समापन करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। हमारे गोरखपुर के वे सभी महाविभूतियां जिन्होंने गोरखपुर को गोरखपुर के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। प्रतिभागीगण, स्थानीय, क्षेत्रीय और देश और दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे सभी वे प्रतिभागीगण, कलाकारगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव अपनी सफलता की एक नए परचम को गाड़ते हुए
आज समापन की ओर अग्रसर हो रहा है और इस अवसर पर अभी हम लोगों ने कुछ विभूतियों को सम्मानित किया है। खासतौर पर एक सम्मान गोरखपुर के ही एक सपूत को, जिन्होंने कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के वैक्सीनेशन के अभियान को जमीनी धरातल पर उतारने में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना योगदान किया। ऐसे से डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट वे गोरखपुर के सपूत हैं और एक वैज्ञानिक हैं। DRDO के माध्यम से उन्होंने इस कार्य को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया। आज उनका सम्मान गोरखपुर महोत्सव के इस मंच पर किया गया है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त जी उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक प्राध्यापक के रूप में हिंदी साहित्य को उन्होंने बड़ी सेवाएं की हैं और आज हिंदी साहित्य के लिए, भारतीयता के लिए किए गए उनके योगदान के लिए उन्हें इस मंच पर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अलग अलग दिन अलग अलग कलाकारों ने भी इस पूरे मंच के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर के गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, यहां के सामान्य नागरिकों का इस भीषण शीतलहरी में भी उत्साहवर्धन किया। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में महोत्सव के पीछे की धारणा भी यही है कि हम लोक परंपरा, लोक कला को जहां प्रोत्साहित करें, वहीं नए नए कलाकारों को, वे राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर के हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं, उनके लिए एक मंच भी मिले। जो बड़े कलाकार हैं उनसे नए लोग प्रेरणा लें, जो नवोदित कलाकार हैं उनको भी आगे बढ़ने का एक मंच मिले। लेकिन साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ योगदान किया है उनके लिए भी हम कुछ कर सकें, उनके लिए भी मंच दे सकें। ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है या गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए उन हस्तशिल्पियों, उन कारीगरों और उन नायकों की कथा को भी कहता है जिन्होंने गोरखपुर को, प्रदेश को और देश को एक पहचान दिलाने के लिए अपने समय में अपना योगदान दिया था। महोत्सव के पीछे की हमारी ये मंशा रही है और ये लगातार छठी बार गोरखपुर महोत्सव 11 से 13 जनवरी के बीच में, क्योंकि कल से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और परसों मकर संक्रांति भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बाबा को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। गरीब अमीर का भेद समाप्त करते हुए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सभी लोग जाकर के बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखी। आप देखिए ना कैसे हमारे पर्व और त्योहार हैं। परिवार में हो सकता है कि बच्चे को न बताया जाता हो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है वो छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में कुछ हो ना हो लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वहां आपस में गले मिल लेता है। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी,
उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें। ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे लुम्बिनी में, और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे कुशीनगर में लिया। संत कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ, लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी? आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से काशी की दूरी कितनी? मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप काशी पहुंच सकते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना समृद्ध है ये क्षेत्र, और उतना ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। दुनिया में हो सकता है जल की कमी हो, लेकिन यहां पे जल की प्रचुरता है और मीठा जल है। भूमि अत्यंत समृद्ध है, हर ओर से संपन्न ये क्षेत्र। इसके बारे में हम सबको भी एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एहसास होना चाहिए। पलायन की बजाय वहां संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इसलिए महोत्सव की इस परंपरा को हम लोगों ने गोरखपुर के महोत्सव के रूप में गोरखपुर में 2017-18 में प्रारंभ किया, और बढ़ते बढ़ते कोरोना कालखंड में भी महोत्सव अनवरत चलता रहा। झंझावतों का सामना करते हुए भी इसने अपनी गति को थमने नहीं दी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, कोरोना को मात देते हुए भी यह महोत्सव सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, मैं कल भी और परसों भी देख रहा था यहां के कार्यक्रमों को। वैसे तो रवि किशन को दिन में ठंड लगता है, लेकिन देख रहा था 12 बजे भी यहां पे वह यहां की जनता के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे थे, और हजारों की संख्या में लोग थे। अगर उनको दिन में हम बोलते हैं कि चलिए फलानी जगह कोई कार्यक्रम होना है, तो कहते हैं बहुत शीतलहरी है, ठंडी नहीं है क्या? लेकिन मैं देख रहा था कि रात 12, 12:30 बजे भी वे यहाँ पे मंचों पे अपने मंचन के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जनता का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका मनोरंजन भी कर रहे थे, और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी कर रहे थे। भारत की यही विशेषता है, वो अपनी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को सदैव प्राथमिकता दी है, और इसने हमारे इतिहास को भी संजोया है। इसने हमें हजारों वर्षों की विरासत को साथ में दिया है। उन सबको सजाने का भी एक अवसर हमारे पास होता है। आप याद करिए, दुनिया में तमाम सभ्यता और संस्कृतियां समाप्त हो गई, वहां पे नए लोग आ गए, नए तरीके से। लोग वही है, पीढ़ी वही है, आने वाली पीढ़ी भूल गई कौन थे उनके पूर्वज। लेकिन भारत के अंदर आज भी, दुनिया के अंदर इतनी प्राचीन किसी की संस्कृति नहीं होगी। कोई नहीं दुनिया के अंदर बोल सकता जितना हम कह सकते हैं। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में हम सब जाएंगे, अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में हजारों वर्ष पहले भगवान राम का प्रकटीकरण, उनका अवतार अयोध्या में हुआ था, हजारों वर्ष पहले। लेकिन हजारों वर्ष की परंपरा को आज भी हर भारतवासी अपने मन में समेट करके रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ता है। यह है भारत। हजारों वर्षों के बाद भी, मैं गत वर्ष देख रहा था अयोध्या में 2023 में रामनवमी के दिन
35 लाख लोग अयोध्या आए थे, 35 लाख लोग। और ये तब आए थे जब अयोध्या में तब रेल की सेवा भी अच्छी नहीं थी, एयरपोर्ट भी नहीं था, और सड़क तो हम निर्माणाधीन स्थिति में लेकर के आए थे, सब कुछ उधड़ा हुआ था। और आज तो अयोध्या हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है, रेलवे की डबल लाइन बिछ चुकी है, एयरपोर्ट एक समय में 8 विमान वहां लैंड कर सकते हैं, उनकी हमने पार्किंग की व्यवस्था वहां दे रखी है। यानी हर 5 मिनट में एक विमान उतर करके सवारी उतारे, फिर नई सवारी को भर करके आराम से जा सकता है। और दिन भर यह कार्य हो सकता है, रात्रि में भी विमान उतर सकते हैं और सुबह भी उतर सकते हैं। दिन में तो खैर विमान उतरते ही हैं एयरपोर्ट पे। ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा चुकी हैं। पहले वहां ठीक ढंग से धर्मशाला भी नहीं मिल पाता था, आज धर्मशालाएं भी हैं, अच्छे होटल भी हैं, और वहां टेंट सिटी भी बसाई जा रही है, जैसे कुंभ के अवसर पर बसाई जाती है। जो श्रद्धालु आएगा उसके लिए कोई समस्या ना हो। अब याद करिए, हजारों वर्षों की विरासत को सजोने में इससे ज्यादा कमाल किसी और के पास नहीं होगा जो हमारे पास है, जो हिंदुस्तानियों के पास है, हम भारतवासियों के पास है। कि हजारों वर्षों के बाद भी हम इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। हमने उन जनजातों का सामना किया तो अयोध्या में प्रभु राम की पवित्र स्थल पर हमला करने की नियत से आए थे, उनको परास्त किया, उनको पद्दलित किया, उनका नामो निशान मिटा दिया, और फिर भी सीना तान करके हम आज वहां पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और ये साक्षी हम सबको बनना है। कोई वहां पर लाइव देखेगा, कोई प्रत्यक्ष देखेगा, और बाद में सभी लोगों को वहां जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। 5000 वर्ष बाद हम उसी उत्साह के साथ, दुनिया के अंदर कौन लोग हैं तो अपने 5000 वर्षों पूर्व अपनी किसी परंपरा को इस आनंद और इस उत्साह के साथ भजते होंगे। रात को 12 बजे हर जनपद में, हर घर में, हर देव मंदिर में, और देव मंदिर ही नहीं, हर थाना में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रात को 12 बजे हो, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। हर जेल में भी, यानी जेल भी जहां उत्सव का एक मंच बन जाता हो, वह उत्सव होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। और ये केवल भारत के अंदर हो सकता है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। शिवरात्रि का आयोजन भी ऐसे होता है। तो गोरखपुर महोत्सव समापन की ये तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे महोत्सव जो हैं वो संस्कृति को सजोने का काम करते हैं। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।